Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is characteristics of a good fuel and calorific value। इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फ्यूल होते क्या हैं। फ्यूल में जनरली दो इसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेड के थ्रू क्या रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन के कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है। देन आफ्टर द ब्रेकिंग द बॉन्ड, ऑक्सीजन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ कार्बन एज वेल एज विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म CO2 गैस एंड H2O वेपर। ठीक है। तो एंड देन हमने इसके बाद डिस्कस किया था कि गुड फ्यूल क्यों इसेंशियल है हमारे लाइफ में। ठीक है। इसके क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल हो सकते हैं। दैन हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि फ्यूल को किस किस बेसिस पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस किया था देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस एंड ऑन द देयर ऑफ देयर एग्रीगेशन के बेस पे। ठीक है। स्टेट ऑफ एग्रीगेशन के बेस पे हमने उसे क्लासिफाइड किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि गुड फ्यूल जो जिसे हम हिंदी में अच्छा फ्यूल बोलते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के कंटेंट के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, सेकेंड है कैलोरीफिक वैल्यू, थर्ड है यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट जिसके थ्रू हमें डिस्कस करेंगे कि जो यूनिट होती है उस यूनिट का यूज़ करके हम किसी न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दैन टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि दो टाइप के, द फर्स्ट इज़ हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड द सेकेंड इज़ लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। देन लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू की कौन कौन सी यूनिट हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। अ गुड फ्यूल शुड possess द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। द फर्स्ट कैरेक्टर, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है, जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होगी वो फ्यूल उतना ही ज़्यादा अच्छा और हमारे यूज़ करने लायक होगा। ठीक है। अ फ्यूल शुड परचेज हायर कैलोरीफिक वैल्यू since the amount of heat liberated and temperature attained thereby depend upon the calorific value of a fuel। ठीक है। तो जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा जिसकी ज़्यादा होगी उसके द्वारा लिबरेटेड हीट भी उतना ही अच्छा होगा और हमें हायर अमाउंट में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारा फ्यूल का, द सेकेंड इज मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। अब ये मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। Ignition temperature is the lowest temperature to which the fuel must be preheated so that is start burning smoothly. If the ignition temperature is low, the fuel can catch fire easily। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूल होगा यदि वो मॉडरेट होगा, मीन्स लोअर टेम्परेचर पे बर्न करता होगा। ठीक है। जैसे कि कोई हमारा फ्यूल है, जैसे कि कोयले की बात करते हैं। ठीक है। तो कोयला क्या रहता है, वो लोअर टेम्परेचर पे बर्न होता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसे जो फ्यूल होते हैं जो मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर वाले होते हैं, जो लोअर टेम्परेचर पे स्मूथली बर्न होते रहते हैं, वो ईज़िली क्या करते, फायर को कैच कर लेते हैं। ठीक है। देन लोअर इग्निशन टेम्परेचर इज़ डेंजरस फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्यूल, क्योंकि इस तरीके के जो फ्यूल होते हैं, हल्की सी भी अगर इन्हें टेम्परेचर मिल जाए या हल्की सी छोटी सी चिंगारी या टेम्परेचर रेस हो जाए तो ये तुरंत क्या कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। तो जिसके कारण इन्हें स्टोर करना
या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, सिंस इट कैन कॉज फायर हैज़ार्ड, जिसके कारण यदि हम इसे एज अ ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये ईजिली बहुत बड़ा हैज़ार्ड क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ अ फायर हैज़ार्ड. On the other hand, high ignition temperature cause difficulty in kindling the fuel, but the fuel is safe during storage. लेकिन जिसका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर हायर होगा वो ईजिली तो फायर कैच नहीं करेगा, जिसके कारण इसे स्टोर करना इजी होगा और इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना भी इजी होगा. ठीक है, तो मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर यदि लो है तो वो डेंजरस होगा, क्योंकि हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते. रीज़न ये है कि वो ईज़िली फायर कैच कर लेते हैं. लेकिन यदि मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा तो हम उसे स्टोर भी कर पाएंगे और उसे ईज़िली ट्रांसपोर्ट भी कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो ईज़िली फायर को कैच नहीं करता, उसे फायर कैच करने में टाइम लगता है. ठीक है, थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है फ्यूल का, द थर्ड इज लो मॉइस्चर कंटेंट. अब लो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? जिसमें थोड़ी बहुत नमी प्रेजेंट हो. ठीक है, द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लो बिकॉज मॉइस्चर रिड्यूस हीटिंग वैल्यू. आप जानते हैं कि यदि किसी फ्यूल में, सपोज मैं लकड़ी की बात करती हूँ, ठीक है, वुड की बात करती हूँ, अगर वुड में हल्की सी भी नमी प्रेजेंट होगी तो जब हम उस वुड को जलाएंगे तो हमें जो हीट चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो हमें नहीं मिलेगी, उसके कंपैरिजन में हमें कम मिलेगी. तो ये लोअर मॉइस्चर कंटेंट क्या करता है? हीटिंग वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है. ठीक है, मोर ओवर moisture involved in a less of money because it is paid for at the same rate at the fuel. क्लियर है. फोर्थ आपका आता है लो नॉन कम्बस्टिबल मैटर कंटेंट. अभी लो नॉन कम्बस्टिबल मैटर कंटेंट क्या होता है? आफ्टर कम्बशन, जब हम किसी फ्यूल को जला देते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है? द नॉन कम्बस्टिबल मैटर रिमेन जनरली इन द फॉर्म ऑफ ऐश. सभी जानते हैं कि जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो जलाने के बाद हमें कुछ वेस्ट मटेरियल मिलता है जिसे कि हम ऐश कहते हैं. जैसे कि जैसे सपोज हमने लकड़ी को जलाया, ठीक है, लकड़ी को जलाने के बाद हमें ब्लैक कलर का या वाइट कलर का ऐश मिलता है, दैट इज़ अ डस्ट मटेरियल. ठीक है, ऐश और क्लिंकर के फॉर्म में हमें ये मिलता है. ठीक है, द नॉन कम्बस्टिबल मैटर आल्सो रिड्यूस द हीटिंग वैल्यू. इसका मतलब ये हुआ कि जिस फ्यूल में इस टाइप के नॉन कम्बस्टिबल मैटर अगर ज़्यादा होंगे तो उसकी हीटिंग वैल्यू उतनी ही डिक्रीज़ होगी. ठीक है, क्योंकि वो आपका डस्ट मटेरियल है, तो डस्ट मटेरियल को भी आप क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो. तो उसे भी बर्न करने के लिए हमें हीट चाहिए होगी, तो वो उतनी हीट वहाँ पे क्या हो जा रही है? हमारी लॉस हो जा रही है उस वेस्ट मटेरियल को बर्न करने में, तो जिसके कारण हमारी हीटिंग वैल्यू क्या हो रही है? वहाँ पे रिड्यूस हो जा रही है. ठीक है, each percent of non-combustible matter in fuel means a heat loss of about 1.5%. तो आप सोच सकते हैं 1.5% हमारी हीट वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. तो हमें ऐसे फ्यूल यूज़ करने हैं जिसमें नॉन कम्बस्टिबल मैटर बहुत ही लोअर अमाउंट में प्रेजेंट हो, ताकि हमें हीट और उससे मिलने वाली एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में मिले. देन नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबशन. ठीक है, अब ये मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबशन क्या होता है? द टेम्परेचर अटेन्ड by combustion of a fuel depend upon its velocity of combustion. ठीक है, जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो वो उस फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जलने की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना बर्न कर सकता है. ठीक है, तो बिसाइड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू द स्पेस यूज्ड फॉर combustion. If the rate of combustion is low, then the required higher temperature may not be
पॉसिबल। यदि किसी फ्यूल का कंबंशन रेट, जलने की जो क्षमता है, दहन की जो क्षमता है, अगर वो कम है तो हम उसे कितना भी टेम्परेचर दे दे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम सोचते हैं कि यदि हम उसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे वो उतना ज़्यादा बर्न होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बर्न होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके जलने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उसी कैपेसिटी में उतना ही बर्न होगा, उससे ज़्यादा तो बर्न नहीं होगा। ठीक है। सो because a part of the heat liberated may be radiated instead of rising the temperature. On the other hand, too high combustion rate are also not required. Clear है? देन नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है प्रोडक्ट ऑफ कंबशन शुड नॉट बी हार्मफुल। जो कंबशन के दौरान जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो हार्मफुल नहीं होते। क्यों नहीं होते देखते हैं। फ्यूल ऑन बर्निंग शुड नॉट गिव आउट ऑब्जेक्शनेबल एंड हार्मफुल गैसेज। जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो फ्यूल को जलाने के बाद जो गैसेस रिलीज होती है वो हार्मफुल नहीं होती है, which may act as a physiological poison for living organism in the nearly area. In other words, the gaseous product of a combustion should not pollute the atmosphere. Gases like CO, SO2, H2O, S-phosphine, etc. are some of the harmful gases. मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी फ्यूल में जनरली दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इन दी अटैक ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हमें क्या मिलती है? CO2 गैस मिलती है और H2O वेपर के फॉर्म में रिलीज होती है। तो ये जो दोनों गैसेस होती है ये उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है जो गैसेस इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी फ्यूल को जलाने से कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होती है, क्योंकि उसमें हाफ अमाउंट तो आपका वाटर वेपर होता है जो हॉट वेपर के फॉर्म में रिलीज होती है और हाफ अमाउंट आपका CO2 होता है। क्लियर है? दैन नेक्स्ट आपका कैरेक्टर आता है लो कॉस्ट। अ गुड फ्यूल शुड बी रेडियली अवेलेबल इन बल्क एट अ चीप रेट। ठीक है। जो अच्छा फ्यूल होता है वो ईजिली अवेलेबल होता है और उसका रेट भी चीप होता है, तो ऐसे फ्यूल्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट। ऐसे फ्यूल जो जिसे हम ईजिली क्या कर सके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट कर सके। फ्यूल मस्ट बी ईजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एट अ लो कॉस्ट। सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल कैन ईजिली बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब ये है कि फ्यूल जो होते हैं, ऐसे फ्यूल जिन्हें हम लो कॉस्ट में स्टोर भी कर सके, ठीक है, हैंडल भी कर सके और ट्रांसपोर्ट भी कर सके, ऐसे फ्यूल हमारे लिए क्या होते हैं? बहुत ही फेवरेबल होते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक अ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जो होता है उसे स्टोर करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी होता है। लेकिन यदि मैं गैसियस की बात करूँ तो गैसेस को हम ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, इससे हैज़ार्ड कॉज हो सकते हैं, क्योंकि गैसियस के जो पार्टिकल होते हैं यदि उनको हल्का सा भी टेम्परेचर या मिनिमम अमाउंट में भी उनको यदि हल्की सी भी टेम्परेचर मिल गई तो वे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और रिएक्शन कॉज करते हैं, जिसके थ्रू हैज़ार्ड क्रिएट होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंबशन शुड बी इजली कंट्रोल। ठीक है। कंबशन ऑफ द फ्यूल शुड बी इजली स्टोर और स्टॉप व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है। अगर कोई फ्यूल सपोज मान लीजिए किसी कारणवश या किसी रीज़न से फायर कैच कर लेता है, तो हम उस फायर को, उससे होने वाले कंबशन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें ऐसे फ्यूल को यूज़ करना चाहिए जिसे हम एट द एग्जैक्ट टाइम हम उसे क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, जिसके थ्रू होने वाला जो नुकसान है, ठीक है, वो कम से कम हो सके। देन द लास्ट कैरेक्टर है इन केस ऑफ सॉलिड फ्यूल द साइज शुड बी यूनिफॉर्म
so that combustion is regular. यदि हम सॉलिड फ्यूल की बात करें तो सॉलिड फ्यूल का साइड जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा हीट कॉज करेगा. जैसे लकड़ी की बात करें, यदि हम लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस में काट दें और यदि उसे बर्न करें तो वो जल्दी से बर्न होके ठंडा हो जाएगा. लेकिन हम यदि उसी लकड़ी को एक बड़े साइज में, ठीक है, या फिर एक पीस में अगर हम उसे बर्न करें तो वो धीरे धीरे बर्न होता है और लॉन्ग टाइम तक वो बर्न होता है, जिसका यूज़ हम लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं. तो सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल are also considered, like should not under spontaneous ignition, burn without much smoke and storage cost. तो ये थे हमारे कुछ अच्छे फ्यूल के गुड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है इट इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इन एनी फ्यूल सैंपल. ठीक है, किसी भी फ्यूल सैंपल की कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये टर्मिनोलॉजी प्रपोज की गई है, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो फ्यूल हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जिस फ्यूल का यूज़ हमारे डेली लाइफ में कंटिन्यूस होता रहता है, वो फ्यूल हमारे लिए फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है. तो उसे हम किस बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं. हमारे कैरेक्टर का पहला पॉइंट यही था, हायर कैलोरीफिक वैल्यू. मैंने आपको बताया कि जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी दैट इज़ अ फेवरेबल एंड यूजफुल फ्यूल. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल टू बी टेकन इनटू अकाउंट इट इज कैलोरी वैल्यू or the capacity of supply heat. The calorific value of a fuel can be defined as the total quantity of heat liberated when a unit mass or volume of the fuel is burned completely. कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जब किसी फ्यूल को जलाने के लिए, ठीक है, जो हम हीट अप्लाई करते हैं या हीट की जो एक फिक्स क्वांटिटी हम देते हैं दैट इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ पे हीट की बात हुई है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, किसी भी फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न होने के लिए रिक्वायर्ड हीट दैट इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू. तो हीट की कौन कौन सी यूनिट हो सकती है. द फर्स्ट यूनिट इज़ कैलोरी. तो कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री. ठीक है, कैलोरी एक ऐसी यूनिट होती है जो किसी फ्यूल को जलाने के लिए 1 ग्राम हीट की रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ कैलोरी. जैसे कि 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देन सेकेंड आता है किलो कैलोरी, जिसे कि हम किलोग्राम सेंटीग्रेड यूनिट भी कहते हैं. ये क्या होता है, दिस यूनिट इज़ इक्वल टू 1000 कैलोरीज. ठीक है, ये 1000 कैलोरी, एक कैलोरी जो होती है वो 1 किलो कैलोरी जो होती है वो 1000 कैलोरी के बराबर होती है. अब ये किलो कैलोरी क्या होती है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है, यदि हम उसे 1 किलोग्राम रेस कर दें दैट इज़ नोन एज किलो कैलोरी. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी. क्लियर है. और थर्ड जो यूनिट आती है हीट की दैट इज़ ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BTHU कहा जाता है. ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. तो द quantity of heat required to raise the temperature of 1 pound. ठीक है, टेम्परेचर को रेज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है यदि हम उसे 1 पाउंड इंक्रीज कर दे दैट इज़ नोन एट ब्रिटिश थर्मल यूनिट. तो यहाँ पे 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 3.968 ब्रिटिश थर्मल यूनिट. और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितना होता है, 252 कैलोरीज.
क्लियर है? तो ये थी आपकी यूनिट ऑफ हीट। देन आता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को मैंने आपको पहले ही बताया, दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया। द फर्स्ट इज हायर क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है? यूजुअली ऑल फ्यूल कंटेन सेम हाइड्रोजन एंड व्हेन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग फ्यूल इज डिटरमाइंड। ठीक है, ऐसे फ्यूल जिनमें ऑब्वियसली सी बात है सभी फ्यूल में हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे फ्यूल जो कि हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन करते हैं उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंटली द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन कंडेंस टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर रेस होता है जिस फ्यूल का, उस फ्यूल को यदि उसी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हम क्या करें, कंडेंस करें। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द लेटेंट हीट ऑफ कंबशन ऑफ स्टीम आल्सो गेट इंक्लूड इन द मेजर्ड heat which is then called higher or gross calorific value. So it is defined as the total amount of heat produced when one unit of fuel has been burned completely and product of combustion have been cooled at room temperature. इसका मतलब ये हुआ कि जिस फ्यूल को हम बर्न करते हैं completely, ठीक है, उस फ्यूल से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है, यदि उस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर, स्टीम है, यदि हम उसे रूम टेम्परेचर, इट मीन्स 50 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस या 16 डिग्री एफ पे हम उसे कूल करें, दैट इज़ नोन एज हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इन एक्चुअल यूज ऑफ एनी फ्यूल द वाटर वेपर एंड मॉइस्चर एक्सेट्रा are not condensed and escape as such along with hot combustion gases. तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? द नेट हीट प्रोड्यूस्ड when unit mass or volume of the fuel is burned completely and product are permitted to escape. क्लियर है? सो नेट कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है दैट इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस कंटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस। क्लियर है? नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि आज का हमारा लास्ट पॉइंट है। तो यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू जो कि हमने यूनिट ऑफ हीट की देखी थी, सेम एज इट इज होती है। तो द कैलोरीफिक वैल्यू इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन कैलोरी ग्राम, ठीक है, या फिर किलो कैलोरी या फिर ब्रिटिश थर्मल यूनिट के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, और ये किस केस में यूज़ होगा? एज अ सॉलिड और लिक्विड केस में। यदि हमारा फ्यूल सैंपल सॉलिड है, लिक्विड है, तो उसके लिए कैलोरी, किलो कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट यूज़ होगा। लेकिन यदि हमारा फ्यूल गैसियस है तो उस कंडीशन में तो यूनिट यूज़ होगी दैट इज़ किलो कैलोरी क्यूबिक मीटर, ठीक है, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे देखिए कैलोरीफिक वैल्यू कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन यूनिट तो एनऑर्डर। यदि हम कैलोरीफिक वैल्यू की को एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1.8 इंटू ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो यहाँ पे 1 किलो कैलोरी पर एम क्यू इज इक्वल टू 0.1077 टू ब्रिटिश थर्मल यूनिट और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, कंसिडर द कंबशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब हम बर्न करते हैं विच में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है? CO2 वेपर बनाता है और ऑक्सीजन वाटर के प्रेजेंस में स्टीम का फॉर्मेशन करता है। तो CO2 गैस जब बनती है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है?
8,644 कैलोरी और वाटर वेपर के लिए 69,000 कैलोरी हीट जनरेट होती है. सो since 12 gram of carbon give 97,644 कैलोरी ऑफ हीट. जब 12 ग्राम कार्बन को बर्न किया जाता है तो वो हमें इतनी हीट देती है. और 1 ग्राम कार्बन वुड गिव, और यदि हम 1 ग्राम कार्बन की बात करें तो 97,644 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 8,137 कैलोरी ऑफ हीट. क्लियर है. सिमिलरली यदि हम 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यदि हमें 69,000 कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 34,500 कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. सो द मेन calorific value of any fuel containing carbon और हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड. ऐसे फ्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट कंटेंट करते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है. टोटल कैलोरी इज इक्वल टू परसेंट कार्बन इंटू 8,137 प्लस परसेंट हाइड्रोजन इंटू 34,500 डिवाइडेड बाय 100. आपको बस पता होना चाहिए जो आपका फ्यूल सैंपल है उस फ्यूल सैंपल में कार्बन की क्वांटिटी कितनी है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है. तो उस वैल्यू को यहाँ पुटअप करके हम टोटल कैलोरी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर 8 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन. जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 8 पार्ट किसके पार्टिसिपेट करते हैं, हाइड्रोजन के, और 1 पार्ट किसका पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीजन था. तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू परसेंट कार्बन इंटू 8,137 प्लस हाइड्रोजन माइनस 0.8 इंटू 34,500 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये दो फार्मूला का हम यूज़ करके किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर फ्यूल है वो हमारे लिए फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है, जिसका यूज़ हम इन फ्यूचर में करने वाले हैं. तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि फ्यूल के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं और कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है और कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू.